मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेनवेट क्रेडिट रूल 2004। आज का जो टॉपिक है सेनवेट, जो अगले 2-3 क्लास तक एटलीस्ट चलेगा, वो मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप चैप्टर ऑफ आईडीटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। कई बार क्या होता है, क्योंकि लेंथी इतना है, बच्चे भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या था पिछले कुछ चैप्टर्स में। तो प्लीज जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएं, वैसे वैसे इसको रिमेम्बर करते जाएं, तभी ये चैप्टर याद रख पाना मुश्किल है। वैसे मेनली इसमें 6 रूल हैं। रूल 2 से स्टार्ट होकर के रूल 6 तक ही मेन है, बट और भी कई रूल हैं जिसको हमें पढ़ना है। बट मेन जो 6 रूल हैं उसके कई सारे सब रूल हैं। तो बेसिकली हमें वो सब रूल याद रखने में परेशानी रहती है, बट इससे कभी कभार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ टाइम यू कैन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा आईडीटी में, प्लस इनडायरेक्ट वे में हर क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेटेड रहता है। तो हमारा जो टारगेट होगा इस चैप्टर का, पहले तो टाइप्स ऑफ सेनवेट क्रेडिट रूल समझना, कि रूल किस तरह से काम करता है। एक बार हमें रूल समझ आ गया कि रूल इस तरह से काम कर रहा है, देन हम प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन को, कई सारे क्वेश्चन को, जैसा कि हमने वैल्यूएशन चैप्टर में, जैसा कि एसएसआई चैप्टर में कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, वो सारे क्वेश्चन सेनवेट क्रेडिट के भी जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग सेनवेट क्रेडिट रूल 2004, we have to revise what we have studied in last class. There was the chapter was warehousing. याद है वेयरहाउसिंग के बारे में हमने कहा था वेयरहाउसिंग किस तरह से होगा, यानी फैक्ट्री से गुड्स को स्टोर किया जा सकता है अगर एसीडीसी आपको परमिट करता है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एक स्टोर से, एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस तक आप गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। कंडीशन था वही 90 डेज के अंदर वहां से एप्लीकेशन अप्रूव होके आ जाना चाहिए। 4 कॉपी बनती थी एप्लीकेशन की। अगर 90 डेज के अंदर नहीं आया तो वीकली रिमाइंडर भेजेगा। कंसाइनर इज लायबल फॉर ड्यूटी विद इंटरेस्ट 24%, वो सारा कुछ। एक्सपोर्ट वेयरहाउसिंग भी हमने पढ़ा, जिसमें ARE1 एंड ARE3 पढ़ा था कि जब हम मैन्युफैक्चरर से परचेज करेंगे तो ARE3 के थ्रू करेंगे। ARE3 में हमें ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, बल्कि हम CT2 फॉर्म इशू करेंगे मैन्युफैक्चरर को, जिसके बेस पे वो इनवॉइस इशू कर देगा और हमें गुड्स डिलीवर कर देगा विद ट्रांसपोर्टेशन। नाउ एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट अगेन ARE1 के थ्रू आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और हमने कहा था एक रनिंग बॉन्ड रजिस्टर मेंटेन होगा। एक और चीज बताया था कि वेयर हाउस पे एक रजिस्टर मेंटेन होगा जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी और वैल्यू, एक्साइज ड्यूटी पेबल, वो सब डिस्क्राइब्ड होगा। जब भी एक्साइज इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री को विजिट करेगा तो यू हैव टू प्रोड्यूस दैट रजिस्टर फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने वेयर हाउसिंग प्रोसीजर में पढ़ा था। नाउ आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेनवेट क्रेडिट रूल 2004। ध्यान रहे इस चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। जब भी आप स्टडी करने जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। तो याद रखें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि हमें चैप्टर जैसे जैसे पढ़ना है वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग करते जाना है। स्ट्रॉन्ग मींस प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग करते जाना है, थ्योरेटिकली भी स्ट्रॉन्ग करते जाना है। यह चैप्टर अगर आपके कमांड में है तो आपने 25% आईडीटी खत्म कर लिया। अगर ये चैप्टर पे कमांड नहीं है तो यू लॉस्ट 25%, एटलीस्ट 20 to 25% ऑफ आईडीटी। इट मींस इस चैप्टर को कमांड में रखना नेसेसरी है सेनवेट क्रेडिट रूल। अब आप बोलेंगे क्या सर इतना बड़ा चैप्टर है और इतना हैवी चैप्टर है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतना हैवी है। तो प्लीज डोंट टेक
burden. थोरली क्लास वाइज आप जैसे जैसे क्लास देख पा रहे हैं वैसे वैसे आप क्या करें, याद करते जाएं, रिमेंबर करते जाएं। देखो छोटा छोटा एक एक स्टेप करके ही हम कहीं पहुंचते हैं, तो प्लीज जैसे जैसे आप क्लास लेते जाएंगे वैसे वैसे एक एक स्टेप बढ़ाते जाना। एटलीस्ट 6 ही तो रूल हैं, रूल 2 3 4 5 6। 1 तो कुछ कहता भी नहीं है, 1 तो एक्सटेंड कमेंसमेंट का है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, रूल 2 डेफिनेशन का है जो हमें पढ़ना जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, सनवेट क्रेडिट रूल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, व्हाई सनवेट क्रेडिट रूल? आपने पहले अपने इंटर लेवल पे जो लास्ट एंट्रेंस एग्जाम देके आए हैं उसमें आपने पढ़ा होगा वैट। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपने पढ़ा था कि इट इज अ वे ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और पीछे जो हम टैक्स पे करके आते हैं उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, ठीक है जी। जो हम पीछे टैक्स पे करते हैं इनपुट पे, उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो क्या सनवेट क्रेडिट रूल भी कुछ यही है, कुछ इसी तरह का है जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में वैट पढ़ते हुए पढ़ा? ऑब्वियसली आंसर इज यस, कि सनवेट क्रेडिट रूल ऑलमोस्ट सेम है। अब इमर्ज कब से हुआ? इमर्ज हुआ सबसे पहले 1986 में, जब मॉडवेट आया, मॉडिफाइड वैट नाम से इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया। जब मॉडवेट 1986 में आया तो इन्होंने कहा जो इनपुट आप यूज करोगे, जो इनपुट यूज करोगे सिर्फ हम उसका क्रेडिट आपको दे देंगे, बाकी किसी चीज का, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। और दैट टाइम 1986 सर्विस टैक्स रूल था भी नहीं, क्योंकि सर्विस टैक्स खुद ही 94 में आया। तो मॉडवेट ने क्या कहा कि सिर्फ इनपुट पे जो टैक्स पीछे पे करके आए हो उसका हम क्रेडिट दे देंगे। नो, ये चलता रहा। इस बीच सर्विस टैक्स आया, 2001 का टाइम आ गया। 2001 में सनवेट क्रेडिट रूल 2001 आया, जिसने कहा कि हम कैपिटल गुड्स पे भी क्रेडिट आपको अवेल करेंगे, यानी इनपुट पे पीछे जो टैक्स दे के आए हो एक्साइज ड्यूटी, उसका क्रेडिट दे देंगे, प्लस कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट दे देंगे। 2001 तक सर्विस टैक्स नहीं था। नो, 2002 में अगेन एक चेंज आया। 2002 में ये कहा गया कि क्रेडिट रूल, सनवेट क्रेडिट रूल जो है उसको इनपुट, कैपिटल गुड्स प्लस सर्विस टैक्स, इट मींस गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हुए जो सर्विस आप यूटिलाइज करोगे विद इन फैक्ट्री, उसका भी हम क्या दे देंगे आपको, क्रेडिट। नो, ये आया सनवेट क्रेडिट रूल 2002। नो, सनवेट क्रेडिट रूल 2002 को रिप्लेस किया सनवेट क्रेडिट रूल 2004। नो, सनवेट क्रेडिट रूल 2004 रिवाइज्ड वर्जन था सनवेट क्रेडिट रूल 2002 का। इसमें इनपुट, कैपिटल गुड्स, सर्विस टैक्स प्लस जो कस्टम ड्यूटी, स्पेशल कस्टम ड्यूटी पे करते थे, लाइक सीवीडी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, 3 सबसेक्शन 5 और 3(3), इन तीनों का भी क्रेडिट इनकॉर्पोरेट कर दिया गया सनवेट क्रेडिट रूल में, और दैट वाज द अल्टीमेट रूल दैट इज नोन एज सनवेट क्रेडिट रूल 2004। उसके बाद अब तक इस रूल में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ये है, पहले मॉडिफाइड वैट दैट इज मॉडवेट 1986, देन सनवेट क्रेडिट रूल 2001, देन सनवेट क्रेडिट रूल 2004। नो, मिलता कैसे? तो कहता है व्हेन ड्यूटी पेड इनपुट दैट इज रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्टोर, पैकिंग मटेरियल्स
and capital goods used in the manufacture of finished goods, the duty paid on such inputs will be allowed to be adjusted against the duty payable on finished goods manufacture. Tax paid at the input level is allowed to be used against the tax or duty payable at the output level. This scheme is very much useful to the manufacturer as the burden of tax is reduced since it is paid only on the value addition. क्या कहना चाहता है इनपुट क्रेडिट इनको कैसे मिला आपको समझाता हूं मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर सपोज कीजिए ऊपर मैं ओवरराइट कर रहा हूं ठीक है जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ओवरराइटिंग खत्म हो जाएगा क्वेश्चन चूंकि स्पेस कम है तो मैं बनाता हूं सपोज कीजिए या तो मैं ब्लैंक पेज भी ले लेता हूं कोई बात नहीं आइए पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि क्रेडिट मिलता कैसे है तो मैं एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूं क्वेश्चन 1 आपने रॉ मटेरियल परचेज करा 10 लाख का ठीक है जिस पे एक्साइज ड्यूटी जो है एक्साइज ड्यूटी जो है 1,25,000 है एट द रेट 12.5%. दैट इज अ फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा है 15 लाख का जिस पे एक्साइज ड्यूटी जो है वो है 15 लाख का 12.5%. चलिए मैं कैपिटल गुड्स पे भी 5% लेके चलता हूँ. फॉर एग्जांपल चेंज हो सकता है 15 लाख इंटू 5% यानी 75,000 का है ड्यूटी. अब इन सब को प्रोसेस करके जो आउटपुट बना है आपका आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स वो बना है 25 लाख का. इस पे ड्यूटी एट द रेट 12.5%. 12.5% कितना है 12.5%. Now answer is duty payable on output. ड्यूटी पेबल ऑन आउटपुट कितना होगा तो 25 लाख इंटू 12.5% 3,12,000 लेस क्रेडिट. सेनेट क्रेडिट रूल ये कहता है कि इनपुट पे जितना टैक्स आपने पे किया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा. इनपुट का कितना था क्रेडिट 1,25,000 ये इनपुट पे हो गया लेस क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है पहले साल में सिर्फ 50% मिलता है इसलिए मैं पहले साल में 37,500 ही लूंगा. बचा हुआ क्रेडिट अगले साल में मिल जाएगा. तो 3,12,000 माइनस 1,25,000 माइनस 37,500 यानी 1,50,000 का ड्यूटी जो है ड्यूटी payable in cash
इतना ड्यूटी आपको कैश में पे करना पड़ सकता है। ये तरीका है सेलमेट क्रेडिट कैलकुलेट करने का, यानी इनपुट पे जो ड्यूटी दिया है उसका क्लेम कब लिख जाएगा, आउटपुट। यही कहता हूं थ्योरी पार्ट जो लो हम पढ़ेंगे क्या, हम इसी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि कब कितना मिलेगा। जैसे अभी अभी मैंने एक रूल आपको बताया, ये वाला कौन सा, थर्ड कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का रूल मैंने ये बताया कि 50% इस साल, 50% अगले साल मिलेगा। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है रूल 3। लेकिन इसके लिए हमें सेलमेट के रूल पढ़ना पड़ेगा कि रूल 3 सच में क्या कहता है। आइए देखते हैं कि रूल 3 कहता क्या है, कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो रूल 3 पे पहुंचने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको स्टडी करना जरूरी है। आइए देखते हैं। तो ये जो थ्योरी पार्ट था आपका, ये जो थ्योरी पार्ट कवर था व्हेन, इसी को मैंने वहां एग्जांपल में डाला है। तो विद एग्जांपल कोशिश करेंगे हम सारी चीजों को समझने का, और एट द एंड ऑफ द क्लास हम क्या करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली, जब सेलमेट का रूल खत्म होगा तब। लेकिन अभी तो खत्म नहीं हो रहा, तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं अभी क्वेश्चन की। अभी तो हम क्या बात करेंगे, थ्योरी की। आइए देखते हैं। रूल 1 जो है वो कमेंसमेंट का है, शॉर्ट टाइटल्स का है, जिसमें कमेंसमेंट में ये बदलाया गया है कि सेलमेट के रूल होल ऑफ इंडिया पे लगता है, जो कि एक्साइज रूल होल ऑफ इंडिया में लगता है। बट सर्विस टैक्स का जो क्रेडिट है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के किसी और जगह का मिलेगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, दैट इज रूल 2। डेफिनेशन रूल 2 कहता है कैपिटल गुड्स का मतलब है, कैपिटल गुड्स मींस, रूल 2A, कैपिटल गुड्स मींस A, the following goods, namely all goods falling under chapter 82, 84, 85, 19, 6805, 6804 एंड पार्ट thereof, जितने भी प्लांट एंड मशीनरी टाइप के गुड्स हैं वो 84, 85, 82, 6804, 6805 में कवर्ड है। 6805 में मेन मशीनरी है और 6804 में इन सब के पार्ट्स हैं। तो पहला जो है वो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है। कैपिटल गुड्स मींस कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो विद इन फैक्ट्री यूज होता है। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जो पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। तीसरा, कंपोनेंट्स, स्पेयर, एसेसरीज ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड एट 1 और 2, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा स्पेयर और ऐसा एसेसरी जो ऊपर 1 या 2 नंबर गुड्स में फिट आता हो या उनके लिए अप्रोप्रिएट हो। फोर्थ वन, मोल्ड, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर, ऐसी चीजें, मोल्ड, डाई, जिग्स एंड फिक्सचर कंज्यूमेबल की तरह यूज होता है। कंज्यूमेबल की तरह मतलब बस लग जाता है कभी कभार। मोल्ड, डाई जिसके सांचे की तरह यूज होता है। डाई मतलब जैसे नोट का प्रिंट होता है उनका भी डाई होता है, उसी तरह से कपड़े या किसी भी गुड्स का डाई। जिग्स और फिक्सचर्स जो उनके साथ काम करता हो, यानी ओवरऑल गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये सभी हेल्प करते हैं, मोल्ड, डाई, जिग्स एंड फिक्सचर्स। बट ये कैपिटल गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। रीफैक्टरीज एंड रीफैक्टरी मटेरियल, जितने भी अदर कंज्यूमेबल स्टोर हैं, रीफैक्टरीज एंड रीफैक्टरीज मटेरियल्स। ट्यूब, पाइप्स एंड फिटिंग्स देयर ऑल, मशीनरी के अंदर जो ट्यूब, पाइप और उसके जो फिटिंग्स हैं वो सारे। स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक या किसी भी तरह का जो मशीनरी को जरूरत है उसके लिए आपने स्टोरेज, फ्यूल स्टोरेज टैंक ये सब बनाया। मोटर व्हीकल अदर देन दोज फॉलिंग अंडर 8702, 8703, 8704, 8711, कहता है इनको छोड़ दें, ये वैसे वाले मोटर कार होंगे
या मोटर व्हीकल होंगे जो पैसेंजर को यहाँ से वहां ले जाते हैं, या पर्सनल कार की बात कर रहा है। 8, 7, 0, 2, 3, 4 एंड 11 में वही सारे कवर्ड हैं। मोटर व्हीकल अदर देन दोज, ऐसा मोटर व्हीकल जो 8, 7, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 11 में फॉल नहीं करता हो, वो मोटर व्हीकल, इनको छोड़ के अदर मोटर व्हीकल और उसका चेसिस यानी बॉडी एंड मशीनरी इंक्लूडिंग डंपर एंड टिपर्स, जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कुछ ऐसे लीवर वाली मशीन होती है जो कार्टन को वहां से उठा के बॉडियों को यहाँ से उठा के वहां ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डंपर एंड टिपर्स। तो ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग डंपर एंड टिपर्स जो विद इन फैक्ट्री यूज हो रहा हो, कहाँ यूज हो रहा हो, विद इन फैक्ट्री, used in the factory of manufacture of final product but does not include any equipment or appliance used in the office, यानी फैक्ट्री में यूज हो मशीनरी, वो प्लांट, वो मोटर व्हीकल, वो रिफैक्ट्री, जो स्टोरेज टैंक, ऑफिस में नहीं। तो अगर कोई एसी प्लांट आप फैक्ट्री में यूज कर रहे हो देन उसका क्रेडिट मिल जाएगा, वही एसी अगर ऑफिस में लगा देते हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। Outside the factory of manufacture of final product for generation of electricity for captive use in the factory, कहता है यहाँ नहीं यूज किया उस गुड्स को, उस कैपिटल गुड्स को कहीं और यूज किया, क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो यहाँ जाके फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट वे में जो हम कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वो इनडायरेक्ट वे में फाइनल प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। तो कैपिटल गुड्स इनडायरेक्ट वे में फाइनल प्रोडक्शन में ही यूज हुआ, दैट्स व्हाई उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो जो मशीनरी पे प्रोसेस हो रहा है रॉ मटेरियल, दैट इज ए डायरेक्ट कैपिटल गुड्स। जो कैप्टिवली कंज्यूम गुड्स बनाता है यानी इंटरमीडिएट गुड्स बनाना है, उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रहा है वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट यूज इन फाइनल प्रोडक्ट। नाउ फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, या कोई भी ऐसा कैपिटल गुड्स जो आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने में आपको हेल्प कर रहा हो, लाइक आपका काम ही है ट्रक का, ट्रक आप रेंट पे लगाते हो, ऑब्वियसली ट्रक इज अ कैपिटल गुड्स, जब ट्रक परचेज किया होगा तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा हुआ होगा। अब आउटपुट सर्विस दे रहे हो, उसे ट्रक से प्लाइंग हायरिंग का काम कर रहे हो, इन दैट केस वो प्लाइंग हायरिंग में सर्विस टैक्स लगेगा जब आप उसका बुकिंग करोगे। लेकिन जो आपने इनपुट टैक्स पीछे पे किया है एक्साइज ड्यूटी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ दैट ट्रक, दैट विल बी अवेलेबल एज सेलवेट क्रेडिट, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। नो बी पार्ट, तो ए पार्ट में हमने सीधा सीधा पढ़ा कोई भी ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जो रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता हो, ठीक है, डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे में। प्लांट एंड मशीनरी जो 8, 7, 0, 2, 0, 3, 0, 4 ये सब में फॉल करता है, सॉरी 6, 8 था, 82, 84, 85, 90, 6805, 6804 में फॉल करता हो। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट टू मोल्ड, जिग्स, डाई, फर्नीचर, फिक्सचर्स, रिफैक्टरीज, ट्यूब्स, ये सब जो प्लांट एंड मशीनरी का ओवरऑल जितना भी पार्ट है वो अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है तो क्या करेगा, उसका सेलवेट क्रेडिट आपको मिल जाएगा। नाउ बी पार्ट, मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग देयर चेसिस रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर यूज्ड फॉर, ऐसा मोटर व्हीकल, अब सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा है जो मोटर व्हीकल आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने में यूज होता। तो कहता है ऐसा मोटर व्हीकल जो आउटपुट सर्विस प्रोवाइड यानी सर्विस प्रोवाइडर के लिए अब स्पेशली ये बात कर रहा है, या तो आप ट्रक के ओनर हैं, आप आउटपुट सर्विस देते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस, आप आउटपुट सर्विस देते हो और जो ट्रक है, जो आपका मोटर व्हीकल है, उससे गुड्स और इनपुट यहां से वहां ले जाते हो। जैसे आपका कुछ ऐसा सर्विस है जिसमें कैपिटल गुड्स की जरूरत होती है,
उस कैपिटल गुड्स को ले जाने के लिए हम ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दैट ट्रक, जो हमने ट्रक परचेज किया उसका भी इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा जो ट्रक पे एक्साइज ड्यूटी दिया। तीसरा, प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस फॉर कुरियर एजेंसी। उसी तरह से जो कुरियर एजेंसी यहाँ से वहाँ अपने कुरियर को ले जाएगी, उसके लिए उनको कैपिटल गुड्स चाहिए होगा, यानी कोई ट्रक, कोई ऐसा व्हीकल चाहिए जो यहाँ से वहाँ ले जाए, और वो व्हीकल परचेज करेगा। अगर वो परचेज करता है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, और अगर एक्साइज ड्यूटी लगेगा तो आपको टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा, अब बात उसकी नहीं कर रहा जो जनरल गुड्स फ्लाइंग एंड हायरिंग में, बट सी पार्ट में कर रहा है जो पैसेंजर को यहाँ से वहां ले जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं ऊपर से देखूं तो ए पार्ट में बात कर रहा था प्लांट एंड मशीनरी जो फैक्ट्री में यूज होता है, और बी पार्ट में ऐसे मोटर व्हीकल की बात कर रहा है जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहां करता है। सी पार्ट में ऐसे मोटर व्हीकल की बात कर रहा है जो पैसेंजर यहाँ से वहां ले जाता है। मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर इंक्लूडिंग देयर चेसिस registered in the name of service provider when used for providing output service of transportation of passenger। किस चीज का आउटपुट सर्विस देता हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, यानी पैसेंजर यहाँ से वहां ले जाता है, तो पैसेंजर को ले जाने के लिए पहले उसने मोटर व्हीकल खरीदा होगा, जैसे कि आपका ओला कैब या कोई भी देख रहे हो आप, ये सारे, तो ये सब बस जितने भी बस हैं पैसेंजर में यूज हो रहे हैं वो सब, तो वो आपने खरीदा, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे किया। अब जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ले लो। रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, आप खुद से पैसेंजर का ढोने का काम नहीं करते, आपने तो रेंट पे लगा दिया। जैसे आपका 4 व्हीलर था, आपने ओला वालों को, उबेर को, किसी न किसी एक को अपने रेंट पे लगा दिया, उससे मंथली रेंट आ रहा, रेंट आएगा तो आउटपुट सर्विस टैक्स भी लगेगा, उस सर्विस टैक्स के अगेंस्ट में आपको जो पीछे मोटर व्हीकल परचेज किए हुए करते हुए एक्साइज ड्यूटी दिया था उसका क्लेम मिल जाएगा। इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल, इवन आप मोटर ड्राइविंग स्किल अगर सिखा रहे हो तो उसके लिए भी आपको 4 व्हीलर परचेज करना पड़ेगा, तभी तो आप सिखाओगे किसी को। इन दैट केस उस 4 व्हीलर पे जो एक्साइज ड्यूटी आपने पे किया उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। Now D, component, spare part, accessories, motor vehicles which are capital goods for accessory। ऊपर लिखे हुए जो मोटर व्हीकल है उसके लिए कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज परचेज किया है वो भी कैपिटल गुड्स के दायरे में ही आएगा। तो ओवरऑल कैपिटल गुड्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैपिटल गुड्स मींस प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग ट्यूब, पाइप, फिटिंग्स, फैक्ट्रीज, उसके जिग्स, मोल्ड, फिक्सचर, डाइस और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, एसेसरीज, स्टोरेज टैंक्स, मोटर व्हीकल जो विद इन फैक्ट्री यूज होता हो लाइक डंपर, टिपर्स। नो टैरिफ हेडिंग नंबर 8702, 03, 04 और 11 में क्या लिखा हुआ है? कहता है फैक्ट्री के लिए जो हमने कहा है उसमें हमने 8702, 03, 04, 8711 को एक्सक्लूड किया है। उसमें है क्या? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर पैसेंजर इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल जो 10 या मोर पैसेंजर का हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता हो, उसका क्रेडिट ए में क्यों मिलेगा आपको? वो तो बी और सी में कवर्ड है, तो ए से उसको बाहर कर दिया गया। उसका फैक्ट्री में कोई काम नहीं है जो पैसेंजर यहाँ से वहां ले जाता है, इसलिए उसका क्रेडिट फैक्ट्री वाले बेस पे आप नहीं ले सकते। दूसरा, मोटर कार एंड अदर मोटर व्हीकल प्रिंसिपली डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव इंक्लूडिंग स्टेशन वैगन और रेसिंग कार। ऐसा कोई भी कार जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता हो, यानी लेस देन 10 और मोर पैसेंजर, पर्सनल कार की बात कर रहे हैं, जितने भी पर्सनल कार हैं उनका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करता है उसका भी क्रेडिट आपको
वहां नहीं मिलेगा, बल्कि बी और सी क्लॉजेज में मिलेगा, पर्टिकुलरली बी में मिलेगा अगर आप रेंट पे लगाते हो या खुद ही इस तरह का काम करते हो। तो मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में क्या आएगा, बी और सी में ये क्लासिफाई होता है, ए पार्ट में क्लासिफाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो प्लांट एडमिसिबली विद इन फैक्ट्री के लिए है। तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, डंपर टिपर को छोड़ के जो विद इन फैक्ट्री यूज होता है, उसके अलावा कहीं और यहाँ से वहां ले जाता है, उसका सर्विस टैक्स का क्लेम मैन्युफैक्चरर को, जो फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री के अंदर नहीं मिलेगा, अदर किसी बेस पे मिल सकता है। नो, मोटरसाइकिल और साइकिल फिटेड विथ ऑक्सिलरी मोटर विद और विदाउट साइड कार्स। तो मोटरसाइकिल, ऐसा कोई भी मोटरसाइकिल जो पैसेंजर को यहाँ से वहां, जैसे कि आप खुद बाइक से घर जाते हो, ऑफिस से घर जाते हो, उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इट इज पर्सनल इन नेचर और इस पे पैसेंजर का यहाँ से वहां कैरी करने का काम होता है, इसलिए इसका क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करता। नो, आइए आगे बढ़ते हैं। दैट इज एग्जेम्प्टेड गुड्स। व्हाट इज एग्जेम्प्टेड गुड्स? हमने पहले भी पढ़ा है, ऐसा कोई भी गुड्स जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, एक्साइज शेड्यूल में, जो शेड्यूल हमारा 3 था उसके अंदर मेंशन है, सॉरी शेड्यूल 1 और 2 में मेंशन है, और बाय नोटिफिकेशन उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगता है, दैट इट इज नोन एज एग्जेम्प्टेड गुड्स। नोट, एक्साइज ड्यूटी at the rate 2% is paid under notification 2011 and 1% on coal and fertilizer under notification number 12 2012। ठीक है, इसके ऊपर 100% एग्जेम्पशन नहीं है, बल्कि नोटिफिकेशन के थ्रू इसके ऊपर 2 और 1% का ड्यूटी लगता है। तो इट इज नॉट exempted 100% exempted, जो नोटिफिकेशन है वो 100% exempted के लिए। ठीक है, एग्जेम्प्टेड किसी भी तरह से नोटिफिकेशन के थ्रू अगर कोई गुड्स एग्जेम्प्टेड है, चाहे 2011 या 12 का नोटिफिकेशन हो या उससे पहले का, जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है वो एग्जेम्प्टेड है, देन उसके ऊपर ड्यूटी लायबिलिटी की बात नहीं करते। अब व्हाई वी आर स्टडीइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो लेटर ऑन इसके ऊपर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एग्जेम्प्टेड सर्विस, एग्जेम्प्टेड सर्विस मींस ऐसा कोई भी सर्विस जो या तो एग्जेम्प्ट है थ्रू नोटिफिकेशन, मेगा एग्जेम्पशन के थ्रू एग्जेम्प्ट है, या नो सर्विस टैक्स लेवेबल ड्यू टू फाइनेंस एक्ट में वो रजिस्टर्ड है। फाइनेंस एक्ट मतलब निगेटिव लिस्ट में या तो वो कवर है। तीसरा, taxable service whose part of value is exempt on the condition that no credit of input or input service used for providing such taxable service shall be taken। ठीक है, या तो इस कंडीशन पे वो एग्जेम्प्ट है कि उसका इनपुट और इनपुट क्रेडिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, but shall not include a service which is exempted in terms of Rule 6A of Service Tax Rule 1994। ठीक है, कहता है not a service which is exported, जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगाते, उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके केस में सेपरेट क्रेडिट मिलेगा अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो, बाकी एग्जेम्प्टेड वाले में नहीं मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट का मतलब है ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो फाइनल स्टेज कंप्लीट कर चुका, 100% रेडी है कस्टमर्स के लिए। तो ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट या आउटपुट सर्विस जो 100% रेडी हो यूज है। नाउ इनपुट, यहां से एक्चुअल में आपका डेफिनेशन स्टार्ट होता है जो जानना जरूरी है। पहला डेफिनेशन जानना जरूरी था आपका कैपिटल गुड्स का, व्हाट इज कैपिटल गुड्स। दूसरा डेफिनेशन भी आपके लिए जानना जरूरी है, दैट इज इनपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट का मतलब है ऐसा कोई भी गुड्स जो रॉ मटेरियल की तरह यूज होता हो। वर्ड में कैसे डिफाइन करें तो इनपुट मींस ऑल गुड्स यूज्ड इन द फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो जो गुड्स लगाते हैं इनपुट की तरह, दैट इज कॉल्ड इनपुट। और कोई भी ऐसा गुड्स, एनी गुड्स इंक्लूडिंग एक्सेसरीज क्लियर अलोंग विद द फाइनल प्रोडक्ट,
तो फाइनल प्रोडक्ट के साथ जो एसेसरी नेसेसरी है यानी इंटीग्रल पार्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट का, वो भी जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको भी इनपुट के दायरे में रखा गया। इवन हमने कैपिटल गुड्स पढ़ते हुए भी बोला था, ऐसा कोई भी गुड्स जो कैप्टिव कंजम्पशन में यूज होता हो कैपिटल गुड्स, उसका क्रेडिट मिल जाता है। उसी तरह से इनपुट जो कैप्टिव कंजम्पशन में यूज हुआ यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज हुआ, वहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे फैक्ट्री में यूज हो जाएगा। इट मींस दैट इनपुट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, उस इनपुट का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इनपुट जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम मैन्युफैक्चर करने में कंज्यूम हुआ उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में ही सप्लाई होगा, इन दैट केस उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का भी इनपुट का भी। ऑल गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस, आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने में अगर कोई गुड्स यूज किया है देन इट इज नोन एज इनपुट गुड्स। उस इनपुट पे जितना एक्साइज ड्यूटी दिया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट इनपुट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, पर्टिकुलरली इसको पढ़ना जरूरी है। जितने भी मोटर स्पिरिट ऑयल हैं, डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, यानी कि जितने भी फ्यूल हैं आपके जनरल फ्यूल, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। गांठ बांध लीजिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। One of the important concept is light diesel oil, high speed diesel oil, motor spirit commonly known as petrol is not, credit is not allowed। यानी अगर आपने मशीनरी चलाने के लिए कोई डीजल खरीदा, पेट्रोल खरीदा, स्पिरिट ऑयल खरीदा, कुछ भी उससे आपने मशीनरी चलाया, तो एट द टाइम ऑफ परचेज आपने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी दिया होगा, ठीक है, that is not available as credit। लॉजिक क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि इस पे जो ड्यूटी का रेट है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, दैट्स व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे सेंट्रल क्रेडिट आपको नहीं देता। नो, दूसरा एक और लॉजिक है, सोचिए कि आपने जो डीजल और पेट्रोल खरीदा है उसका यूज कैसे डिफाइन करें? आपने पर्सनल व्हीकल में यूज कर लिया, कहते हो आपने मैंने प्लांट मशीनरी में यूज कर लिया, दैट्स व्हाई एक और लॉजिक है, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है क्योंकि इसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत मुश्किल है, तो कहता है इसका देंगे ही नहीं हम आपको। दूसरा, एनी गुड्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए बिल्डिंग और ए सिविल स्ट्रक्चर और a part thereof, any goods used for construction, execution of work contract of a building and civil structure and part thereof, or laying foundation or making structure for support of capital goods। आपने किसके लिए करा? आपने ऐसा गुड्स कोई भी यूज किया जो परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, या तो बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा या उसके लिए फाउंडेशन बनाएगा, या कैपिटल गुड्स रखने के लिए आपने कोई बेस तैयार किया है। याद हो आपको पहली क्लास में मैंने बताया था दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स का केस, मित्तल इंजीनियरिंग वर्क्स का केस, उन सब में मैंने आपको बताया था अगर परमानेंट स्ट्रक्चर आप कोई बनाओगे जिसपे मशीनरी खड़ा होगा या उसके ऊपर इंस्टॉल होगा, उस परमानेंट स्ट्रक्चर में जितना भी इनपुट यूज हुआ है that permanent structure is not excisable goods because it is immovable। और अगर immovable हो गया तो एक्साइजेबल नहीं है, तो फिर सेनवेट क्रेडिट कैसे मिलेगा उस पे? तो दैट्स व्हाई अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में काम हुआ है उसके अंदर इनपुट यूज हुआ, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद कंप्लीट होगा वो इमूवेबल है, दैट इज नॉट एक्साइजेबल गुड्स, दैट्स व्हाई उसके अंदर जो यूज हुआ इनपुट उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ capital goods except when used as part or component in the manufacture of final product। कहता है कोई भी कैपिटल गुड्स है
वाई इनपुट, हम उसको इनपुट कैसे कह सकते हैं, वो तो कैपिटल गुड्स के डेफिनेशन में जाएगा, तो इनपुट के डेफिनेशन से हम उसको बाहर करते हैं। तो कोई भी कैपिटल गुड्स उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स को एक्सक्लूड करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूजन इनपुट से। तो लाइट स्पीड डायल। दूसरा जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है, जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो क्या बनाएगा, नॉन एक्साइजेबल गुड्स। इससे क्या बनेगा, नॉन एक्साइजेबल गुड्स, दैट्स व्हाई इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तीसरा, कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड एज स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। कहता है कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स तो कैपिटल गुड्स के एरिया में डिफाइन होगा। व्हाई वी आर डिफाइनिंग एज इनपुट, तो दो जगह वो डिफाइन हो जाएगा, तो रूल में परेशानी आएगी अप्लाई करने में। दैट्स व्हाई कैपिटल गुड्स को कैपिटल गुड कंसीडर करते हैं, इनपुट में नहीं करते। मोटर व्हीकल, ये भी कैपिटल गुड्स है, हमने बी और सी क्लॉजेस में पीछे पढ़ा है। Now, any goods such as food item, goods used in the guest house, residential colony, club or recreation facility, clinical establishment, such goods are used primarily for personal or consumption of any employee. जो goods, इस पे भी कहीं पिछले साल एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ऐसा कोई भी गुड्स जो एम्प्लॉय यूज कर रहा है या उसके रेजिडेंस या गेस्ट हाउस पे यूज कर रहे हो, वो विद इन फैक्ट्री तो यूज हुआ ही नहीं फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, तो ऐसा कोई गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज ना हुआ हो, उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता है। ऐसा कोई भी गुड्स जो एम्प्लॉय के कंजम्पशन के लिए, फूड आइटम है, गेस्ट हाउस के लिए, रेजिडेंशियल हाउस के लिए, क्लब के लिए, इस तरह का जो पर्सनल यूज के लिए आया हो या कंजम्पशन के लिए फूड आइटम है, वो एम्प्लॉय के लिए है, दैट्स व्हाई उसके ऊपर क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो इमीडिएटली कंज्यूम हो जाएगा एज ए फूड आइटम। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आप या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप फाइनल प्रोडक्ट से नहीं लगा सकते। कई बच्चों का डाउट होता है, सर क्यों नहीं, वर्कर खाएगा तभी तो काम कर पाएगा। बेटा एक बात बताओ, वर्कर खाएगा, ठीक है जी, एनर्जी आएगी, काम करेगा, तो इनडायरेक्ट वे में हेल्प कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो खाया उसकी एनर्जी तुरंत 5 मिनट के अंदर आ जाए, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे होता है। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप हैवी डाइट ले लो तो आपको सोने का मन करेगा। दैट्स व्हाई इसको डिफाइन करना कि जो उस फूड से एनर्जी जनरेट हुआ उसको उसने प्रोडक्शन में ही यूज किया, या गेम खेलने में घर जाके यूज किया, या कहीं और आउटडोर गेम में यूज किया, या किसी और पर्पस के लिए यूज किया, ये बहुत मुश्किल है डिफाइन करना। दैट्स व्हाई आप जो पर्सनल फूड है, जो पर्सनल गेस्ट हाउस में जो पर्सनल आइटम यूज होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जोड़ सकते, इसको इनपुट के दायरे से बाहर कर दिया गया। Any goods which have no relationship whatsoever with the manufacture of final product. ऐसा कोई भी गुड्स जिसका डायरेक्टली रिलेशनशिप फाइनल प्रोडक्ट से नहीं है, उसको भी हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। किसके दायरे से, इनपुट के दायरे से। तो इनपुट में ऐसा कोई भी इनपुट जो फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इवन पार्ट्स और एसेसरीज भी जो फाइनल प्रोडक्ट में यूज हुआ हो, इवन कैप्टिवली कंज्यूम गुड्स के प्रोडक्शन में यूज हुआ हो, या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने में यूज हुआ, उसका क्रेडिट तो मिल जाएगा। बट एक्सक्लूड किसको किसको करता है, लाइट स्पीड डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, पेट्रोल को एक्सक्लूड करता है। जो ऐसा इनपुट जो कंस्ट्रक्शन में परमानेंट स्ट्रक्चर में लग चुका हो, ऐसा कोई भी इनपुट जो मोटर व्हीकल में यूज हुआ हो, कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल गुड्स है, उसका क्रेडिट कैपिटल गुड्स के हिसाब से मिलेगा, इनपुट के हिसाब से नहीं। जो एम्प्लॉय कंज्यूम कर लेते हैं फूड आइटम, उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो इनपुट के दायरे से बाहर है। और ऐसा कोई भी इनपुट जिसका मेन प्रोडक्ट से रिलेशनशिप नहीं है, या मेन प्रोडक्ट में किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता है, देन इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनपुट। Now,
इनपुट सर्विस। अब इनपुट सर्विस का क्या मतलब है? तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में जो सर्विस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता हो, दैट इज इनपुट सर्विस। या सर्विस प्रोवाइड करने में जो सर्विस हमें लेना पड़ रहा है। सोचिए, जैसे मैं सीए प्रोफेशन में हूं, मेरे प्रैक्टिसिंग क्लाइंट है, मैं अपने क्लाइंट को आउटपुट सर्विस दे रहा हूं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आरओसी फाइलिंग का काम सीएस के हाथ में। मेरा क्लाइंट कहता आप करके दे दो, मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा हूं। प्योर एजेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो मैं सामने वाले से सर्विस लेता हूं, जितना उनका चार्ज है इनसे लेकर के दे देता हूं, बट रिस्पांसिबिलिटी मैं बियर करता हूं काम खत्म कराने का। इन दैट केस जो सीएस से मैं सर्विस ले रहा हूं आरओसी फाइल का, वो क्या है? इनपुट सर्विस है मेरे लिए, और मैं जो क्लाइंट को दे रहा हूं दैट इज आउटपुट सर्विस, ठीक है। तो इनसे लिया, इनको सर्विस टैक्स मैं पे करूंगा, इनसे कलेक्ट करूंगा। तो whatever I have paid to CS कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज इनपुट सर्विस। उनसे सर्विस लेकर के उनका इनका आरओसी क्लाइंट का उनसे फाइल कराया, उनको मैंने पे किया, मैंने इनसे क्लेम कर लिया, इनको जितना पे किया वो इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट सर्विस। नाउ मीनिंग ऑफ इनपुट सर्विस, any service used by provider of output service for providing an output service। एग्जांपल जैसा कि मैंने दिया, मैं आउटपुट सर्विस अपने क्लाइंट को देता हूं, साथ में एक सीएस से आप जैसे लोगों से इनपुट सर्विस ले लेता हूं। एंड used by manufacturer whether directly or indirectly in or in relation to the manufacturer। important word है इनपुट सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, in or in relation to manufacture of final product and clearance of final product and clearance of final product up to the place of removal। यानी फैक्ट्री गेट तक का जितना भी सर्विस आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस जो फैक्ट्री से फैक्ट्री गेट तक ले जाता हो आपके गुड्स को, डिपो तक ले जाता हो, गोडाउन तक ले जाता हो, उस पे जो सर्विस टैक्स ट्रांसपोर्टेशन पे आपने पे किया है उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो जहां तक का सर्विस आपके वैल्यूएशन रूल में यूज होता हो, याद है आपको वैल्यूएशन रूल, फैक्ट्री गेट के बाहर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप एक्सक्लूड करो, उसके इंटरनल कॉस्ट को इंक्लूड करो फैक्ट्री गेट तक का। तो जब कॉस्ट इंक्लूड होता है तो उसका सर्विस टैक्स का क्रेडिट भी हमें मिल जाएगा। इंक्लूजन, इनपुट सर्विस इंक्लूड सर्विस यूज्ड इन रिलेशन टू modernization, renovation, repair of factory premises of output, provider of output service or an office relating to such factory or premises। ऐसा कोई भी सर्विस जो फैक्ट्री में दिया गया हो, या ऐसा कोई भी फैक्ट्री ऑफिस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो, ऑफिस का एग्जिस्टेंस ही फैक्ट्री के वजह से है, फैक्ट्री नहीं ऑफिस किसी काम का है, तो हम ये कहते हैं कि ऑफिस फैक्ट्री के वजह से फैक्ट्री का पार्ट है। तो कोई भी सर्विस जो प्लांट एंड मशीनरी के मॉडर्नाइजेशन में, रेनोवेशन में, रिपेयर में यूज हुआ या ऑफिस में लिया गया, ऑफिस में किस तरह का अकाउंटेंट का सर्विस, सीएसीएस सीएमए का सर्विस, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस, प्रोडक्ट कब बिकेगा जब सेल्स प्रमोशन करोगे, मार्केट रिसर्च का सर्विस, स्टोरेज गोडाउन में जो स्टोर करोगे उसका सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, कहां तक का, प्लेस ऑफ रिमूवल तक का, तो डिपो तक का ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, फैक्ट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका सर्विस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, कोचिंग, ट्रेनिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्रेडिट रेटिंग, शेयर रजिस्ट्री, सिक्योरिटी, बिजनेस एक्टिविटीज, लीगल सर्विस, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल। यानी प्लेस ऑफ रिमूवल से पहले, गुड्स बिकने से पहले, इंपॉर्टेंट वर्ड है ऐसा कोई भी सर्विस, इट मींस, अगर मैं सिंपल वर्ड में लिखना चाहूं तो सर्विस यूज्ड बिफोर removal of
ऐसा कोई भी सर्विस जो गुड्स को रिमूव करने से पहले किया गया हो, वो सारा सर्विस क्या है, इनपुट सर्विस के दायरे में आएगा, जो डायरेक्टली, हाँ याद रखें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करता हो, या उसके सेल में हेल्प करता हो, या काम करने में हमें थोड़ा इजी बनाता हो हमारे काम को। जो आप देखेंगे हमारा जो काम है सीएस या सीएमए का, एज ए प्रोफेशनल हमारा तो काम ही पोस्टमार्टम का है। हम तो आते ही हैं, सब कुछ मैन्युफैक्चर हो जाता है, तब ये क्यों किया, ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, इस सिस्टम को वैसे तो मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। एटलीस्ट सीए को कंसल्ट जरूर करें, सीएस को कंसल्ट जरूर करें बिफोर वर्किंग। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है। क्लाइंट हमें बाद में कंसल्ट करते हैं, सर ये हो गया, अब बताओ क्या करना, जबकि उनको करना चाहिए पहले। तो हमारा जो ऑडिटिंग का काम है वो तो पोस्टमार्टम का है। ऑडिट हम कब करते हैं, जब सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है तब ऑडिट करने बैठते हैं, भाई साहब क्या किया, दैट इज अ पोस्टमार्टम ओनली। तो जितने भी सर्विसेज हमने यूज किए हैं प्रोडक्शन में या गुड्स रिमूवल फैक्ट्री गेट से पहले तक के सारे सर्विसेज का क्रेडिट मिल जाएगा जो सर्विस टैक्स पे किया। एक्सक्लूजन, इनपुट सर्विस से किसको एक्सक्लूड किया गया, इनपुट सर्विस एक्सक्लूड फॉलोइंग सर्विसेज if they are used for construction or execution of work contract of a building or civil structure or part thereof or laying foundation or making the structure for support of capital goods। याद है आपको, अभी हमने इनपुट में भी पढ़ा था, अब इनपुट सर्विस में भी सेम है। यानी जब वो एक्साइजेबल गुड्स बन ही नहीं रहा तो उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा, सेम लॉजिक है। तो इनपुट यूज किया तो भी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस यूज किया क्रेडिट नहीं मिलेगा। However, work contract service are used for provision of construction service and vice versa shall be eligible as input। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो, यानी आप कौन हो, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो वैसे केस में आपको क्रेडिट मिलेगा सर्विस टैक्स का, एज ए इनपुट सर्विस दे रहे हो तब, ठीक है। लेकिन किसको, जिसको दे रहे हो वो आपका क्रेडिट ले लेगा, ठीक है, सर्विस टैक्स। लेकिन जो डायरेक्ट वो आगे सर्विस दे रहा है उसका क्रेडिट वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो सर्विस जो है वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल व्हिच इज नॉट अ कैपिटल गुड्स। अगर कोई कैपिटल गुड्स के दायरे में नहीं आता है, service provided by way of renting of motor vehicle in so far as they relate to motor vehicle which is not a capital goods। अगर कोई capital goods नहीं है और उससे related सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, अब ऐसा कौन सा सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आपके मोटर व्हीकल पे वो रेंट पे लगा दिया, ठीक है, दैट इज नॉट ए इनपुट सर्विस। यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरर मोटर व्हीकल रेंट पे लेकर के अपने एम्प्लॉय को यहां से वहां भेजता हो तो उस सर्विस टैक्स का क्लेम उसको नहीं मिलेगा। एनालिसिस, इट इम्प्लाई दैट क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड ऑन हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल व्हिच आर एलिजिबल एज कैपिटल गुड्स इज अवेलेबल। लेकिन अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स लिया है, हायर किया है, ठीक है, कैपिटल गुड्स मींस मोटर व्हीकल आपने एज ए कैपिटल गुड्स परचेज किया है, या उसके ऊपर आप कोई बिल पे कर रहे हो, जैसे आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, वहां से गुड्स लेके वो आता है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज करेगा, उस सर्विस टैक्स का मिल जाएगा। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आप रेंट पे लगाते हो सर्विस मोटर व्हीकल को, अपने ही मोटर व्हीकल को रेंट पे लगाते हो, इन दैट केस आपको उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके लिए कैपिटल गुड्स के दायरे में नहीं आएगा। अब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस,
servicing, repair, maintenance, insofar they relate to a motor vehicle which is not a capital goods except when used by a manufacturer or a motor vehicle in respect of motor vehicle manufactured by such person and or an insurance company in respect of motor vehicle insured or reinsured by such person. कहता है सर्विस बाय जीआईसी, सर्विसिंग का, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, इन सब पे अगर आपने सर्विस टैक्स लिया है, ठीक है, और अगर वो कैपिटल गुड्स है तब तो क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन अगर कैपिटल गुड्स नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एनालिसिस करके देखते हैं। द क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड ऑन इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑन द मोटर व्हीकल व्हिच आर एलिजिबल एज कैपिटल गुड्स इज अवेलेबल। अगर कैपिटल गुड्स का हमने इंश्योरेंस कराया, सर्विसिंग कराया, रिपेयर कराया, मेंटेनेंस कराया, उस पे सर्विस टैक्स पे किया है तो मिल जाएगा। अगर वो मोटर व्हीकल हमारा कैपिटल गुड्स नहीं है, इट मींस हम भी उसको रेंट पे ले आते हैं कहीं से, तो हमें उसका क्लेम नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन, credit of service tax paid on insurance, servicing, repair, maintenance of the motor vehicle even if not a capital goods is available to the following: a manufacturer of motor vehicle in respect of a motor vehicle manufactured by such person। कहता है खुद ही मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर करता है तब तो उसके सर्विसिंग, रिपेयर का काम भी वो खुद ही करता होगा, तो दैट इज आउटपुट सर्विस वो खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट में जो इनपुट सर्विस लेगा उसका क्लेम उनको मिल जाएगा। An insurance company in respect of a motor vehicle insured, reinsured by such person, और इंश्योरेंस कंपनी जो इनपुट सर्विस लेता हो इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस के लिए, तो इनपुट सर्विस पे जो सर्विस टैक्स पे करेगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अदर वर्ड में बोले तो ये मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल कैन अवेल संगत क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड ऑन इंश्योरेंस और रिपेयर और मेंटेनेंस, और इंश्योरेंस कंपनी can avail credit of service tax paid on reinsurance or third party insurance or repair maintenance of motor vehicle insured or reinsured। जब वो इंश्योर्ड करते हैं तो उनको आगे सर्विस देना पड़ता है, तो पीछे जो उनसे सर्विस लिया है उसका क्लेम उनको मिल जाएगा। पर अगर आप रेंट पे कोई मोटर व्हीकल लेकर के उसका रिपेयर, सर्विसिंग, इंश्योरेंस कराते हो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। डी नंबर, सर्विस such as those provided in relation to the outdoor catering, beauty treatment, health service, cosmetic and plastic surgery, membership of club, health, fitness center, life insurance, health insurance, travel benefit extended to employee on vacation, such as leave or home travel concession, when such services are used primarily for personal use and consumption of employee, in that case उनको नहीं मिलेगा। अगर ये सारे सर्विसेज जो आउटडोर कैटरिंग है, हेल्थ सर्विस है, कॉस्मेटिक सर्विसेज है, ये सब एम्प्लॉय के लिए किया जा रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एनालिसिस करके देखिए, द आउटपुट सर्विस आर नॉट एलिजिबल एज इनपुट सर्विस ओनली व्हेन दे आर यूज्ड प्राइमरी फॉर द पर्सनल यूज और कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय। फर्दर लिस्ट इज ओनली इलस्ट्रेटिव नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और कुछ भी ऐड किया जा सकता है, ये तो एग्जांपल के लिए लिस्ट इतना सा बताया गया है। तो अगर एम्प्लॉय या पर्सनल यूज कर रहे हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, कोई और यूज हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस, फिटनेस सेंटर, ये सब का, यानी प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंटर्ड इन किसी तरह से वो हेल्प कर पा रहा है, इन दैट केस इसका क्रेडिट मिलेगा। लेकिन ऐसा सर्विस जितने भी इसमें है वो सारे देखेंगे आप पर्सनल नेचर का। With regard to determination of place of provision, ये 2015 फाइनेंस एक्ट के बाद नोटिफिकेशन आया है। With regard to the determination of place of removal in case of export of goods, following has been clarified. अगर गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है तो place of removal in case of direct export of goods by the manufacturer to his foreign buyer, अगर मैन्युफैक्चरर फॉरेन बायर को बेच रहा है तो प्लेस ऑफ रिमूवल उसका फैक्ट्री गेट ना होकर के बल्कि क्या होता है, फ्रेट कंटेनर डिपो या इनलैंड कंटेनर डिपो या पोर्ट जहां से कुछ शिप पे जा रहा है। तो जहां पे मैन्युफैक्चरर अपना इनवॉइस फाइल करता है, इनवॉइस मतलब ARE1 जहां फाइल हो रहा है वहां, और ARE1 कहां फाइल होगा, कस्टम डिपार्टमेंट के पास। तो जब तक कि कस्टम पोर्ट पे गुड्स नहीं पहुंच जाता है तब तक हम प्लेस ऑफ रिमूवल नहीं मानते। इट मींस जितना भी सर्विस या इनपुट यूज हुआ हो अप टू
कस्टम कोड उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। प्लेस ऑफ रिमूवल इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री फॉर एक्सपोर्ट बाय द मर्चेंट एक्सपोर्टर विल बी द फैक्ट्री गेट। कहता अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर को दे देते हो तो आपके लिए फैक्ट्री गेट। However, in isolated cases, it may extended further, also depending on the fact of the case. But in no case, this place can be beyond the port, ICD or CFS, where shipping bill is filed by the merchant exporter. तो कहता है मैक्सिमम कई केस में मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कहा गया कि आपके लिए तो फैक्ट्री गेट, उसके बाद मैन्युफैक्चरर मर्चेंट एक्सपोर्टर का होगा। बट इसको आगे एक्सटेंड भी किया गया, बट किसी भी केस में पोर्ट से ज्यादा पोर्ट तक जाने तक का जो है वो टाइम ऑफ रिमूवल माना जाएगा। जिस टाइम वो पोर्ट पे पहुंच गया, जैसे ये रहा आपका फैक्ट्री, ये रहा कस्टम पोर्ट, तो यहां से यहां तक का जो डिलीवरी का है वहां तक का इनपुट क्रेडिट में आएगा। तो यहां तक पहुंचने तक का सारा कॉस्ट क्या होगा, आपका इनपुट कॉस्ट कहलाएगा, और यहां तक का सारा सर्विस टैक्स हो वो इनपुट क्रेडिट की तरह आप अवेल कर सकते हो। हु इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को समझने के लिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। क्या था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब, जैसे कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मेरा कई जगह पे डिपो है ऑल ओवर कंट्री पे, तो इन केस ऑफ सेल फ्रॉम डिपो तो प्राइस कौन सा लेते थे, डिपो का। अब चूंकि सेल तो मैं कर ही नहीं रहा, गुड्स में कुछ भी प्राइमरी अगर डिफेक्ट आता है तो वो वापस हमारे फैक्ट्री में आता है, यहाँ पे मैं सर्विस लेता हूँ और फिर वापस उसी डिपो को भेज देता हूँ। इवन कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो भी डिपो हमें इन्फॉर्म करता है, फिर मैं इनपुट सर्विस लेकर के उनको प्रोवाइड करता हूँ। इन दैट केस बिल किसके ऊपर, सेंट्रलाइज बिलिंग है तो बिल मेरे ऊपर रेज किया जा रहा होगा। पर डिपार्टमेंट बैंगलोर का जो मेरा डिपो है वो सबसे ज्यादा सर्विस कंज्यूम कर रहा है। In that case, I am input service distributor. क्यों? क्योंकि मैं XYZ पर्सन से इनपुट सर्विस लेता हूं, फिर आगे एज ए आउटपुट सर्विस मैं उसको सामने वाले को प्रोवाइड, यानी सामने वाला मेरा जो डिपो है उसको प्रोवाइड करता हूं। इन दैट केस मैं इनवॉइस लेता हूं इन लोगों से, XYZ पर्सन से, और उसी इनवॉइस को सारे ब्रांचेज, सारे डिपो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। इट मींस मैं भी अलग-अलग अमाउंट का इनवॉइस रेज करता हूं और उस पे जितना सर्विस टैक्स पीछे पे किया है उनको ब्रांचेस पे चार्ज कर देता हूं। इन दैट केस आई एम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस मैं पढ़ता हूं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस एन ऑफिस of the manufacturer or producer of final product or provider of output service which receive issued invoice under section 4A of service tax rule 1994 towards purchase of input service or issue invoices। तो पहले तो मुझे बिल आएगा, बाद में इनवॉइस इशू करता हूं, बिल और एज द केस में भी चालान, for the purpose of distributing the credit of service tax paid। पीछे जो XYZ पर्सन को मैंने सर्विस टैक्स पे किया वो इनवॉइस के अंदर अलग-अलग ब्रांचेस पे मैं चार्ज कर लेता हूं। इन दैट केस आई एम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कई बार ये थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जाता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। जॉब वर्क हैज बीन डिफाइंड as processing or working upon of raw material or semi-finished goods supplied to the job worker so as to complete a part or whole of the process resulting in the manufacture or placing of an article of any operation which is essential for a pursuit process, and the expression job worker shall be construed accordingly। यानी job worker का मतलब है जिसके पास हमने goods को further processing के लिए भेजा, that person is job worker। या तो एक पार्ट को कंप्लीट करेगा या पूरी तरह से गुड्स का फिनिश गुड्स में उसको तब्दील करके हमें वापस कर देगा। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर
तो जो हायर लेबर या खुद से लेबर लगा करके या हायर लेबर में खुद से काम करता हो या हायर लेबर लगा करके काम करता हो, जिस टाइम वर्क हो रहा हो उस टाइम उसका वर्क की कंट्रोल, then he is manufacturer or producer. But in case of jewelry and other article or textile article, इनके केस में जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरर। आउटपुट सर्विस, ऐसा कोई भी सर्विस जो आप अपने क्लाइंट को फाइनल बिल के अगेंस्ट में पे करते हो, देते हो। Output service means any service provided by provider of service located in taxable territory but shall not include a service, जो नेगेटिव लिस्ट में है उसको हम आउटपुट सर्विस नहीं कह सकते, where the whole of service tax is liable to be paid by the recipient of service। और जब आउटपुट सर्विस मींस जहां पे रेसिपिएंट सर्विस टैक्स पे करेगा वहां आपके ऊपर सर्विस टैक्स लायबिलिटी आएगी ही नहीं, दैट्स व्हाई उसको आउटपुट सर्विस के दायरे से बाहर कर दिया गया। पर्सन लायबल फॉर सर्विस टैक्स, जनरली सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रेसिपिएंट से सर्विस टैक्स कलेक्ट करके पे करता है, ऐसा सर्विस टैक्स रूल में होता है। प्लेस ऑफ रिमूवल, प्लेस ऑफ रिमूवल का मतलब है अगर फैक्ट्री से डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो फैक्ट्री, वेयर हाउस से सेल कर रहे हैं तो वेयर हाउस, डिपो से सेल कर रहे हैं तो दैट डिपो, हमने रूल में पढ़ा है। ये जो फाइनेंस एक्ट 2015 का अमेंडमेंट है, जो नोटिफिकेशन है वो ये कहता है अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आईएसडी, आईसीडी या आईएफएस या पोर्ट जहां से गुड्स शिप पे जाएगा उस पोर्ट तक को हम इन केस ऑफ एक्सपोर्ट हम उसको क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ रिमूवल। इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये न्यू नोटिफिकेशन है, आपके एग्जाम में आ सकता है ये वाला पार्ट सारा का सारा। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा, आईसीडी या सीएफएस, कस्टम फ्रेट स्टेशन। सीएफएस मींस आईसीडी मतलब इनलैंड कंटेनर डिपो। प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ऐसा कोई भी पर्सन जो सर्विस टैक्स प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता। प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस इंक्लूड अ पर्सन लायबल फॉर पेइंग सर्विस टैक्स। सेकंड स्टेज डीलर और फर्स्ट स्टेज डीलर कौन होते हैं? फर्स्ट स्टेज डीलर जो मैन्युफैक्चरर से परचेज करता हो और सेकंड स्टेज डीलर जो फर्स्ट स्टेज से परचेज करता हो। नो सेनवेट क्रेडिट रूल 3, आइए देखते हैं सेनवेट क्रेडिट रूल 3 क्या कहता है। ड्यूटी एंड टैक्सेस eligible for credit, a manufacturer and an output service provider can take credit of excise duty paid on input or capital goods or service tax paid on input service। तो कहता है क्रेडिट कैसे मिलेगा, ऐसा कोई भी ड्यूटी और टैक्स जो आपने इनपुट पे या कैपिटल गुड्स पे या सर्विस पे किया है पीछे in relation to manufacturing of output goods or providing an output service is eligible for Senevet credit. This credit can be utilized to pay excise duty on final product। जो हमने एग्जांपल में किया था, इसका क्रेडिट कहाँ यूटिलाइज कर लेंगे हम, एट द टाइम ऑफ पेइंग फाइनल ड्यूटी, यानी पीछे जो ड्यूटी पे करके आए हैं उसका हम क्रेडिट ले लेंगे। रूल बतलाएगा आगे कैसे कैसे, ठीक है। एज पर रूल 1 ऑफ रूल 3, a manufacturer of output service provider can take Senevet credit of basic excise duty। जो पीछे आपने इनपुट पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी दिया है, जो आपका इनपुट है आपके लिए तो वो रॉ मटेरियल है, पर किसी के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट है, तो उसने आपको सेल करते हुए क्या लिया होगा आपसे, एक्साइज ड्यूटी। इन दैट केस वो एक्साइज ड्यूटी का आपको क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। However, Senevet credit of
basic excise duty is not allowed if excise duty 2% is paid under notification. 2 और 1% याद हो आपको, जो हमने टेक्सटाइल आर्टिकल और कोल और माइंस पढ़ा था उसमें क्या था, इनपुट क्रेडिट ना ले बल्कि आपको 2 और 1% के हिसाब से ड्यूटी पे करते फाइनल प्रोडक्ट पे। इन दैट केस आपको क्रेडिट इनपुट का नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी वो मना कर रहा है एज इट इज। ये हमने पहले भी पढ़ा था नोटिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी का क्लेम आपको मिल जाएगा। दूसरा NCCD, नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी। अगर इस तरह का कोई ड्यूटी आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगता है तो पीछे अगर इनपुट पे पे किया है तो उसका क्लेम भी आपको आउटपुट के पेमेंट के टाइम मिल जाएगा। एडिशनल ड्यूटी ऑफ लेवेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम CVD, जितने भी तरह का CVD आप पे करते हो वो सारा क्लेम क्या मिल जाएगा आपको। जब आउटपुट रिमूव करोगे तो CVD जो है इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी होता है, तो इट इज कंसीडर्ड एज एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट। दैट्स व्हाई द फाइनल प्रोडक्ट उससे बन के रिमूव होगा तो उस पे जो पिछले इनपुट पे जो CVD पे किया उसका क्लेम मिल जाएगा। However, Senvet credit of CVD level under section 3 subsection 1 paid on ship boats or other floating structure up for breaking is allowed only to extent 85%। अगर शिप बोट और ये सब मैन्युफैक्चरर एंड फ्लोटिंग स्ट्रक्चर वाला मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका क्रेडिट कितना मिलेगा आपको, पिछले इनपुट का मैक्सिमम 85%। इट मींस आप शिपिंग का काम करते हो, इस तरह का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हो, तो पीछे जो इंपोर्ट करते हुए आपने CVD पे किया होगा उस फ्लोटिंग स्ट्रक्चर शिप और बोट पे, उस पे आपको 85% तक मिलेगा। एडिशनल ड्यूटी लेवेबल अंडर सेक्शन 3(5) जो CVD स्पेशल CVD है, ये कौन सा था, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। ये कौन सा है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी दैट इज 4%। However, a provider of output service is not eligible to take credit of such additional duty। कहता है मैन्युफैक्चरर को तो मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू ये CVD एक्साइज ड्यूटी के बराबर है, बट प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस को नहीं मिलेगा। ये स्पेशल रूल है कि इनको नहीं मिलेगा। However, provider of output service is not eligible to take credit of such additional duty। यानी उसको 3 सबसेक्शन 1 वाला तो मिल जाएगा पर 3 सबसेक्शन 5 वाला नहीं मिलेगा आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर को। क्रेडिट जो सर्विस टैक्स पीछे पे करके आए हो इनपुट सर्विस पे, उसका मिल जाएगा। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज लेवेबल ऑन पान मसाला एंड टबैको, इसको फाइनेंस एक्ट 2005 से ऐड किया गया। इसके ऊपर जो एडिशनल ड्यूटी पे करते हैं उसका क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइनल क्लियरेंस। कहता है किस पे किया हो, या तो इनपुट पे या कैपिटल गुड्स पे या इनपुट सर्विस पे आपने पे किया हो ये सब ड्यूटी। कौन कौन सा, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, CVD अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, CVD अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, एडिशनल ड्यूटी और नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी। ये सब अगर पीछे आपने इनपुट या इनपुट कैपिटल गुड्स पे अगर परचेज करते हुए आपने पे किया है या इनपुट सर्विस लेते हुए आपने पे किया है, तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फाइनल प्रोडक्ट जब रिमूव करोगे तो उस टाइम इन ड्यूटी का आप क्रेडिट ले लो, बचा हुआ पेमेंट कैश में करो। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या क्या पॉइंट नोट करना। पहला, जॉब वर्कर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्टेड इंटरमीडिएट गुड्स एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट। कहता है जॉब वर्कर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्टेड इंटरमीडिएट गुड्स टू अवेल क्रेडिट। Senvet credit is allowed in respect of above mentioned duty tax cess paid on any input or input service used in manufacture of intermediate product by a job worker availing the benefit of exemption specified in notification इतना received by the manufacturer for use in or in relation to the manufacture of final product। तो जॉब वर्कर, याद हो आपको ये वाला नोटिफिकेशन कौन सा है जिसमें एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर पे करता था, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, जॉब वर्कर को हमने फ्री कर दिया था।
इन दैट केस जितना भी जॉब वर्कर ने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किया है, यानी जॉब वर्कर ने क्या किया, हमने जॉब वर्कर पे गुड्स को भेजा, उसने कई और सारे आइटम उसमें मिक्स किए और वापस मुझे भेज दिया वो गुड्स। इन दैट केस जब मैं इस गुड्स को क्लियर करूंगा तो जॉब वर्कर ने जो इनपुट और इनपुट सर्विस यूज किया है उसका क्लेम मुझे मिल जाएगा। सारा ड्यूटी जॉब वर्कर के बिहाफ पे मैं पे करूंगा। उसी तरह से जब आउटपुट रिमूव करूंगा तो उसका भी क्रेडिट जो पीछे मैंने ड्यूटी पे किया है वो मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी paid on capital goods at the time of debonding of the unit allowed as credit। कहता है पहले आप SEZ या EOU थे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे, आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता था। बट अब आप क्या चाहते हो कि EOU या SEZ ना रहे बल्कि क्या बने, नॉर्मल बिजनेस बन जाए, हम डोमेस्टिक एरिया में ही काम करेंगे। इन दैट केस जितना भी एक्साइज ड्यूटी, द अमाउंट इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स एट द टाइम ऑफ डीबॉन्डिंग ऑफ यूनिट इन टर्म्स ऑफ पारा नंबर 8 ऑफ नोटिफिकेशन 2003, ठीक है, इज अलाउड एज सैनवेट क्रेडिट। कहता है जितना कैपिटल गुड्स आपने एट द टाइम ऑफ परचेज आपने रिमूव नहीं पे किया था, सॉरी, जितना कैपिटल गुड्स एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन आपका बचा हुआ है, WDV 10 लाख का खरीदा था, 4 लाख का WDV बचा हुआ है, तो 4 लाख का जितना आपका क्रेडिट बनता हो तो जोड़ ले 4 लाख into 12.5%, यानी 50,000 का आपको सैनवेट क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर डीबॉन्डिंग आपने करा लिया तो WDV देखें एसेट्स का क्या है, जो WDV होगा वही आपका क्या होगा, उसके ऊपर आप क्रेडिट निकाल लीजिए, उतने का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अमाउंट इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स एट द टाइम ऑफ डीबॉन्डिंग। और डीबॉन्डिंग का रूल क्या है, जब आप डीबॉन्डिंग कराओगे, क्योंकि आप SEZ EOU है, इन दैट केस जब परचेज किया होगा तो ड्यूटी नहीं पे किया होगा, जब डीबॉन्डिंग कराओगे तो आपको WDV पे जो बचा हुआ वैल्यू है उसका वैल्यू निकाला जाएगा, एसेट्स का बचा हुआ वैल्यू WDV, और उस पे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है, तो जितना पे करोगे उतने का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सेम इनपुट के लिए भी है कि इनपुट जितना लाइंग इन स्टॉक है उसका क्रेडिट पहले परचेज करते टाइम आपने नहीं दिया होगा, इन दैट केस आज डीबॉन्डिंग करा रहे तो जितना आपके पास गुड्स है उसका फिर पहले ड्यूटी पे करो, तो जितना ड्यूटी पे करोगे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। It may be noted that in this case credit is allowed for an amount equal to the excise duty, not for excise duty। ये क्या कहना चाह रहा है, an amount equal to excise duty not for excise duty। कहता है ये नहीं कि उसका टोटल एक्साइज ड्यूटी कितना था उसके लिए नहीं मिलेगा, कितना अमाउंट आप पे करते हो उसके लिए मिलेगा क्रेडिट, WDV पे, नॉट हिस्टोरिकल कॉस्ट। नाउ CVD paid on project import allowed as credit। जितना भी CVD आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या होता है, जब हम बल्क में सामान मंगाते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट, उसमें क्या होता है टुकड़ों में कई बार शिपमेंट आता है, इन दैट केस उस पे एक स्पेशलाइज्ड रेट लगता है प्रोजेक्ट इंपोर्ट पे। तो जितना भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट के टाइम में आपने CVD पे किया उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। याद कर ले, प्रोजेक्ट के केस में जितना भी CVD पे किया है प्रोजेक्ट इंपोर्ट पे वो मिल जाएगा। ड्यूटी पेड एज पर इनवॉइस अवेलेबल एज क्रेडिट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन प्राइस। कहता अगर प्राइस रिड्यूस कर दिया गया आपका, इनवॉइस क्या चेंज हुआ है, अगर इनवॉइस चेंज हुआ है तो जो इनवॉइस ओरिजिनल जो रिवाइज्ड इनवॉइस है उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर प्राइस रिड्यूस हो गया बट इनवॉइस में कोई चेंज नहीं आया, इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना इनवॉइस में लिखा हुआ है। यानी प्राइस अगर रिड्यूस भी हो गया है तो इनवॉइस में अगर क्रेडिट ज्यादा लिखा हुआ है तो आपको इनवॉइस वाला क्रेडिट ही मिल जाएगा, क्योंकि सैनवेट क्रेडिट बेस्ड जो है वो इनवॉइस पे बेस्ड है। Where a manufacturer avail credit of the amount duty paid by the supplier as reflected in the excise invoice, but subsequently supplier allow some trade discount to reduce the price without reducing the duty paid by him। कहता है इनवॉइस पे नहीं, टोटल कैश पेमेंट में कोई डिस्काउंट दे देता है, the entire amount duty paid by the manufacturer as shown in the invoice would be available as credit। तो कहता है इनवॉइस में जितना शो हुआ है सारा का सारा उनको क्रेडिट मिल जाएगा।
This is because Rule 3 allow credit of duty paid by the input manufacturer do not duty payable by the said manufacturer. However, supplier who has paid duty shall not file or claim the refund on account of reduction in price. कहता है जो सप्लायर है वो क्लेम ना करे. इट मींस आपका जो इनवॉइस है उसमें जो ड्यूटी पे किया लिखा हुआ है वही आपसे उसने कलेक्ट किया, तो वही आगे गवर्नमेंट को उसने पे कर दिया, तो आपने जितना ड्यूटी पे किया है उस पे मिल जाएगा, ना कि रिड्यूस्ड प्राइस पे. इट मे बी हाउएवर बी नोटेड इफ ड्यूटी पेड इज आल्सो रिड्यूस्ड. इट मींस इनवॉइस को ही चेंज कर दिया गया, बल्कि नया इनवॉइस आ गया तो नए इनवॉइस के हिसाब से रिड्यूस्ड प्राइस के हिसाब से मिलेगा. तो अगर कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता भी है तो आपको क्या करना है, उस पर क्रेडिट चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट किस बेसिस पे मिलेगा, जिस बेसिस पे इनवॉइस है. चलिए तो आज हम यहाँ पे क्लास ओवर करते हैं. ठीक है, तो इसका रिवीजन भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, क्योंकि अभी मुझे रूल 3 पूरा खत्म करना है. नेक्स्ट क्लास में रूल 3 खत्म करके रूल 4 स्टार्ट करके पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे कि क्या क्या पढ़ा था. और क्विक रिवीजन में एक बार आपको बता देता हूँ. आज हमने पढ़ा डेफिनेशन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की एक्साइज सेनवेट क्रेडिट आया क्यों, मोडवेट आया, फिर सेनवेट क्रेडिट 2001 आया, फिर 2004 आया और अब तक 2004 चला रहा है. 2004 में हमने देखा कि इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स तीनों का क्रेडिट मिलता है. इनपुट जो करते हैं उस पे जो स्पेशल सब्सिडी देते हैं उसका भी क्रेडिट मिलता है. इनपुट का डेफिनेशन पढ़ा क्या क्या आता है, कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन पढ़ा क्या क्या आता है, इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूट वो पढ़ा डेफिनेशन पढ़ा इसमें क्या क्या आता है. नाउ उसके बाद हमने इनपुट सर्विस के कई सारे एग्जांपल पढ़े. फिर रूल 3 स्टार्ट हुआ. रूल 3 में कहा गया कि क्रेडिट कैसे मिलेगा, कौन कौन सी ड्यूटी पे मिलेगा. क्रेडिट मिलेगा इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने में यूज हो रहा हो. दूसरा, जब पे करके आओगे तो क्रेडिट मिलेगा ऑन बेस्ड ऑन इनवॉइस, यानी क्रेडिट लेने के लिए इनवॉइस मस्ट है. नाउ अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो डी बॉन्डिंग के टाइम में एससीजेड या ईओयू पे करेगा उतने का ही क्रेडिट मिलेगा. अगर बाद में इनवॉइस अनदर लाइन है, अगर इनवॉइस को बाद में चेंज किया जाता है विद चेंज इन ड्यूटी अमाउंट, तो नया वाला जो इनवॉइस है वो सब उसके हिसाब से आपको क्रेडिट मिलेगा. लेकिन अगर इनवॉइस में चेंज नहीं आता है बल्कि वो आपसे ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट देके प्राइस कम लेता है, इन दैट केस जो इनवॉइस में ड्यूटी लिखा हुआ है उसका ही क्लेम मिलेगा. जो रिड्यूस्ड प्राइस है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.